स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइडर के सेकंड सेशन में। तो आपने अगर इससे फर्स्ट सेशन नहीं देखा हो तो आप जा करके पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है तापमान मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तापमान का SI मात्रक है। ठीक है, मात्रक तो मात्रक अपने पास 3 होते हैं, CGS, FPS और MKS। CGS होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। उसके बाद जो होता है अपना FPS, फुट, पाउंड और सेकंड होता है। और MKS होता है, वो होता है दोस्तों मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है। ये तीनों भी क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। पर इन तीनों में कुछ असुविधाएँ होती थी, ये सब अलग अलग थे, इसलिए एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI मात्रक बनाया गया। तो SI मात्रक में अपने पास मूल मात्रक कितने थे? SI में मूल मात्रक थे 7। ठीक है, उन 7 में से एक मात्रक है तापमान का। तो तापमान का SI मात्रक, तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी, केल्विन में भी, र्यूमर में भी। परंतु इसका जो SI मात्रक वो होता है केल्विन। क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। अब केल्विन होता है तो इन सब में अपन को संबंध पता होना चाहिए। इन सब में क्या संबंध होता है? C/5, F-32/9, K-273/5 और R/4। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ताकि आप डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में, इन सब को आपस में आप बदल सकें। ठीक है, तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। वायु का विलायक है। विलायक क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले अपन ये समझेंगे विलयन। विलयन होता है, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। सामान्यतः ये क्या होता है? द्रवीय होता है, यानी लिक्विड होता है। परंतु विलयन ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो विलयन द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। आप बोलोगे कि ठोस और गैस तो पढ़ा है। ठोस और गैस में क्या होता है? हम जो मिश्र धातुएं पढ़ते हैं, जैसे पीतल हुई, ये मिश्र धातु होती है। ये सब क्या होती है? ठोस विलयन में आती है। विलयन की जो ठोस होता है उसमें अपन मिश्र धातुओं को रखते हैं। ठीक है, तो विलयन क्या है मित्रों? एक प्रकार का समांगी मिश्रण। अब विलयन में क्या होता है? विलयन में 2 चीज़ होती है, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। और विलेय क्या होता है? जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। मतलब जो ज़्यादा है वो तो हो गया विलायक, और जो कम है वो हो गया अपने पास विलेय। तो अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर आते हैं अपन। वायु का विलायक है। विलायक मतलब जो वायु क्या हो गया यहाँ पर? विलयन हो गया अपना। ठीक है दोस्तों, अब इस विलयन के अंदर विलायक तो ज़्यादा क्या होता है? तो अब इसमें से आंसर क्या होगा? अपन सबको पता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है नाइट्रोजन? 78.1%। कितना होता है? 78.1%। अब आती है बाकी सबकी। तो इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है अपने वायुमंडल में, वायु में 28.9%। और उसके बाद आता है आर्गन, होता है 0.9%। ये परसेंटेज इसके याद रखना, क्योंकि ये कभी कभार स्टेज 1 के प्रीलिमिनरी टेस्ट में सीधे ही पूछ लिया जाता है। इसके बाद आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों अपना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या है? तो क्या पूछा इन्होंने मित्रों? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान होता है इसके जो द्रव्यमान होता है इसमें, जैसे द्रव्यमान अपन किसको कहते हैं? एक होता है परमाणु भार, एक होता है परमाणु संख्या। द्रव्यमान हमेशा किसी भी वस्तु का फिक्स होता है, इसको बोलते हैं नियत। किसी वस्तु का भार अगर 6 kg है माना, तो वह 6 kg ही रहेगा, चाहे उसको आप पृथ्वी पर रखो, चाहे उसको आप चंद्रमा पर रखो, चाहे उसको आप अंतरिक्ष में रखो। ठीक है, बदलता है तो केवल भार। अब क्या होता है? तत्व के अंदर क्या होता है? परमाणु भार और परमाणु संख्या होता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हल्का सा। परमाणु संख्या क्या होती है मित्रों? तो परमाणु संख्या अपने पास होती है इलेक्ट्रॉन की या फिर प्रोटॉन की संख्या। और परमाणु भार क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकी संख्या का अपन परमाणु भार कहते हैं। ज़्यादातर अपन परमाणु भार के लिए न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर आता है कार्बन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या है? तो कार्बन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात होता है 3:8। कितना होता है? 3:8। 1:8 किसका होता है? ये होता है H2O, यानी कि जल का। ठीक है, ये भी याद रखना मित्रों। और 14.14:3 यानी 14:3 ये किसका होता है? NH3। NH3 मतलब अमोनिया। ठीक है मित्रों, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम। सोडियम आप सब जानते हैं Na का लैटिन नाम क्या है? सोडियम का लैटिन नाम क्या है? तो सोडियम का लैटिन नाम आपको पता करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। क्या होता है दोस्तों? नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, इसीलिए इसका अपन सिंबल Na लिखते हैं। ठीक है। इसी प्रकार कैलियम किसका होता है? तो कैलियम होता है के, ये होता है पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है दोस्तों? कैलियम। ये भी याद रख लेना आप। फेरम, आपने एक और चीज़ सुनी होगी, देखी होगी, आयरन होता है, वो आई से स्टार्ट नहीं होता, वो कैसे स्टार्ट होता है? एफ से। ठीक है, एफ ई से होता है, एफ से होता है, किससे होता है? एफ ई से होता है। ठीक है, एफ से तो हो जाता है अपना फ्लोरीन हो जाता है, एफ से तो क्या हो जाता है? फ्लोरीन हो जाता है। तो एफ ई से क्या होता है? आयरन। तो आयरन का लैटिन नाम क्या होता है? फेरम। इसी कारण इसको अपन एफ ई से शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, एक रह गया है, साइप्रस। साइप्रस किसको कहते हैं? साइप्रस क्या होता है? कॉपर होता है। तो कॉपर का एक व्युत्पन्न नाम है, मतलब कॉपर का व्युत्पन्न नाम क्या है? साइप्रस। केनाल रे, केनाल रे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना यही है, केनाल रे क्या है? तो धनावेशित विकिरण है, ऋणावेशित विकिरण है, ए या बी दोनों, कोई नहीं। तो अपने पास केनाल रे होती है धनावेशित विकिरण। धनावेशित विकिरण होती है। अब इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने। और गोल्डस्टीन ने ही और किसकी खोज करी थी? गोल्डस्टीन ने खोज करी थी प्रोटॉन की। किसकी खोज करी थी दोस्तों? गोल्डस्टीन ने खोज करी थी प्रोटॉन की। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे अपने। रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक गुण तो अपने समान है और भौतिक गुण अलग अलग है। ये किसके होते हैं? तो ये होते हैं अपने समस्थानिक के। किसके होते हैं दोस्तों? समस्थानिक। समस्थानिक को और क्या बोलते हैं अपन? आइसोबार। समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक मतलब एक ही स्थान, सॉरी मैंने संभारिक पर राइट कर दिया, समस्थानिक। ठीक है, संभारिक नहीं होगा, समस्थानिक है। ठीक है दोस्तों, संभारिक मतलब आइसोटोप। समस्थानिक में होंगे हमें रासायनिक गुण तो क्या होंगे? समान होंगे, और भौतिक गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे या भिन्न भिन्न होंगे। अब दोस्तों समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक के अंदर अपना परमाणु संख्या तो क्या होती है? समान होती है, और परमाणु भार क्या होता है अपना? अलग अलग होता है। इसलिए अपन इसको समस्थानिक बोलते हैं, क्योंकि अपन ने जो आवर्त सारणी पढ़ी है, उस आवर्त सारणी के अंदर अपन ने क्या देखा है कि तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर जमाया हुआ है। तो परमाणु संख्या जब समान होगी तो वो एक ही स्थान पर आएंगे, इसलिए हम उनको समस्थानिक कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और संभारिक के अंदर क्या होगा? परमाणु संख्या तो अलग अलग होगी, लेकिन परमाणु भार समान होगा। ठीक है, भार से आपका लेना भारिक, भार भारिक, तो संभारिक अर्थात इसका परमाणु भार समान होगा। ठीक है, आते अगले क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। आदर्श घर्षण रहित तल किसे कहते हैं? तो हम पहले समझेंगे घर्षण। घर्षण को दिक्कत आती है दोस्तों को, घर्षण कहते हैं फ्रिक्शन कहते हैं। बहुत सारे घर्षण। आदर्श मतलब आइडियल, आइडियल, आइडियल यानी आदर्श, घर्षण यानी फ्रिक्शन। आदर्श घर्षण रहित तल, रहित मतलब नहीं है, मतलब वह तल जिस पर घर्षण नहीं है, वो किसको कहेंगे अपन? तो अपन वो कहेंगे आनत तल को। किसको कहेंगे दोस्तों? आनत तल को। ठीक है, प्रत्यावर्तक तल तो क्या होता है? प्रत्यावर्तक तल आपने देखा होगा, प्रत्यावर्तक तो नहीं होता, कुछ भी होता होगा तो भी अपने सिलेबस पर दिक्कत नहीं। ठीक है, हम आगे करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से संरक्षित राशि है। तो आप दोस्तों, मैं कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके NPCI, NFC जितने भी आप PSC उसके एग्ज़ाम देंगे, उनके प्रीलिमिनरी टेस्ट में, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो चाहे आप फिटर, उनका जो प्रीलिमिनरी स्टेज 1 होता है, प्लांट ऑपरेटर, सबके में आता है। प्लस आप अगर स्टेज 2 देते हो तो स्टेज 2 के अंदर आपके प्लांट ऑपरेटर के अंदर आपको बहुत मदद मिलेगी इनसे। तो इनमें से संरक्षित राशि है। संरक्षित राशि आपने सुना है, संवेग संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हमने सुना है, पढ़ा भी है। तो संरक्षित राशि मतलब ना इसको अपन बना सकते हैं, ना हम इसे नष्ट कर सकते हैं, ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हमारे पास संवेग भी संरक्षित राशि है, आवेश भी संरक्षित राशि है, ऊर्जा भी संरक्षित राशि है। संरक्षित को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। अब आते हैं संवेग पे। संवेग क्या होता है? संवेग को हम P से डिनोट करते हैं, और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग का क्या होता है? mv होता है। ठीक है, संवेग का क्या होता है? E बराबर mv होता है। आवेश क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? ne होता है। ne भी होता है और it भी होता है। ठीक है, ठीक है। आवेश क्या होता है? कूलॉम। ठीक है दोस्तों, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है।
तो सबसे पहले बात आती है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो हम पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो सकती है, पर हम आर्किमिडीज के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी, ये हमने माना कोई थे, इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। या अपन ने इसको एकदम फुल लेवल तक भर दिया, ठीक है ना। और यहाँ हमें लगा दिया पाइप। इस पाइप से वापस यहाँ पर अपन क्या बनाते हैं, बीकर बनाते हैं, और इस पाइप को इसमें डालते हैं। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। आर्किमिडीज के अनुसार कोई भी वस्तु है या कुछ भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है जिसको हम क्या करते हैं, द्रव में डुबोते हैं। मान लो ये एक पत्थर है, इसको हमने इसमें डुबो दिया। अब हम आंशिक डुबोएं या उसको पूर्णतः डुबोएं, वो अपने ऊपर है, ठीक है। डुबो दिया तो पानी ऊपर आएगा तो इधर से फ्लो होते हुए इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये हमने अपने हिसाब से करा। अब क्या होता है, अब आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि द्रव होता है, पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। द्रव होता है, द्रव क्या होता है, ऊपर की ओर इस पर एक बल लगाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। जल के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। तो आर्किमिडीज ने बताया कि किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से अगर हम इसके अंदर डुबो रहे हैं, तो इसके द्वारा हटाया गया द्रव, इसके द्वारा इसको डुबो दें, यहाँ से द्रव हटा तो ये द्रव इसमें आ गया अपना। तो इसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार जो होगा, इस द्रव का जो भार होगा ना, मानो इसने जितना भार यहाँ है, तो इस द्रव का जितना भार होगा इस पर उतना ही उत्प्लावन बल लगेगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो ये जो होता है, कुछ भी अपन वस्तु डुबो रहे हैं, तो इस वस्तु को अपन जब डुबो रहे हैं, तो इसके द्वारा जितना जल बाहर निकला डुबोने पर, उसका जो भार होगा उतना ही इसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा ऊपर की ओर, ठीक है। समझ में आया मित्रों, ठीक है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। आर्किमिडीज के सिद्धांत के हिसाब से किसमें यूज़ होता है, ये यूज़ होता है दुग्धमापी में भी होता है और हाइड्रोमीटर में भी होता है, ठीक है। तो हमारा ए एंड बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, निम्न में से किस में ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है। अब निम्न में से किस में ध्वनि चाल की तरंग होती है, अधिक होती है। स्टील को हम क्या कहते हैं, इस्पात, निकल, इथेनॉल या वायु। तो हमारे पास यहाँ पर अब आपको चीज़ समझना, ध्वनि जो है, ध्वनि है, इस तरंग की चाल होती है सबसे अधिक होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में, उससे अधिक कम होती है गैस में, यानी कि सबसे अधिक होती है सॉलिड में, फिर होती है लिक्विड में, और फिर होती है गैस में। तो मैंने अपन को ये याद रखना है, ठोस द्रव गैस। उसके हिसाब से अगर यहाँ करें, वायु क्या है, गैस है, मतलब ये इसमें चाल सबसे अधिक नहीं होगी। इथेनॉल क्या है, द्रव है, यानी कि लिक्विड है, तो इसमें भी सबसे अधिक नहीं होगी। अब आते हैं निकल, स्टील और निकल पे। तो स्टील और निकल दोनों क्या है, ठोस है, और इन दोनों के अंदर अधिक होती है निकल की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, निकल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह अगर पसंद आया हो वीडियो आपको, तो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और बेल के बटन को दबाते हैं। थैंक यू।